डिक्टेशन की 160 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित प्रस्ताव में कश्मीर के हालात पर चिंता व्यक्त की गई है और यह मांग की गई है कि राज्यपाल सहित संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किया जाए। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन का काफ़ी बड़ा हिस्सा या तो आतंककारियों से भयभीत है या उनसे मिला हुआ है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि जब तक जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता तब तक राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करना अनर्थकारी होगा। भारत में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की गतिविधियों को खतरनाक मानते हुए सरकार को इस संबंध में सावधानी बरतने का अनुरोध किया गया है। कार्यकारी मंडल के इस प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर के हालात की वास्तविकता पर प्रकाश डाला गया है, जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और जम्मू कश्मीर के संबंध में अपनी स्पष्ट नीति निर्धारित करनी चाहिए। यह बात सही है कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान हालात ऐसे नहीं हैं जिनमें वहां राजनीतिक प्रक्रिया शुरू की जा सके, क्योंकि राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए यह आवश्यक है कि कश्मीर के लोग, जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, भय मुक्त हों, अपने ही राज्य में विस्थापितों का जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर ना किए जाएं। खेद की बात है कि कश्मीर की समस्या का समाधान ढूंढने में इस बुनियादी आवश्यकता को नज़रअंदाज कर रही है। राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की बात राजीव गांधी के कार्यकाल से निरंतर कही जाती रही है, लेकिन इसकी रूपरेखा क्या होगी, इसको क्रियान्वित करने के लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी, पूरे राज्य में हिंसा और भय का वातावरण बना रहे और राजनीतिक प्रक्रिया की चर्चा होती रहे, यह अपने आप में विरोधाभास है जिसका प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है। राज्य में आतंकवाद के चलते काफ़ी लंबा समय हो गया, जिससे राज्य की जनता और ख़ास तौर से अल्पसंख्यकों को संन्यास भोगना पड़ा और सरकार में कोई चिंता दिखाई ना देना अपने आप में आश्चर्यजनक है। केवल इन परिस्थितियों के लिए पाकिस्तान सरकार को जिम्मेदार ठहराना पर्याप्त नहीं है। पाकिस्तान सरकार आतंककारियों को मदद कर रही है, लेकिन उसकी मदद कश्मीर में कैसे पहुंच रही है, यह तो जवाबदारी राज्य प्रशासन की और भारत सरकार की ही होनी चाहिए। कार्यकारी मंडल के प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि राज्य के प्रशासनिक अधिकारी या तो आतंककारियों से भयभीत हैं या फिर उनकी आतंककारियों से साठगांठ है। इसे अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ महीनों पूर्व भारत में गृह मंत्री ने स्वयं ऐसे संकेत दिए थे। जम्मू कश्मीर के संबंध में भारत सरकार की नीति में दृढ़ता का अभाव है। यह आरोप भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री स्वयं इस बारे में मौन रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह तो मानकर चलना ही होगा कि कश्मीर की समस्या के संबंध में भारत सरकार की स्पष्ट सोच नहीं है और ना इस दिशा में उसकी कोई कारगर योजना है। कार्यकारी मंडल के प्रस्ताव में उठाए गए इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की सरकार के 3 वर्ष पूरे कर लेने के उपलक्ष्य में दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर कांग्रेस ने एक रैली का आयोजन किया। रैली का उद्देश्य नरसिंह राव सरकार की 3 वर्ष की उपलब्धियों को जनता के सामने प्रस्तुत करना बताया गया है। किसी भी सरकार की वर्षगांठ पर रैलियां आयोजित करने के संबंध में अलग अलग मत हो सकते हैं। शासन के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कर्नाटक की सरकार ने भी ऐसे ही भव्य आयोजन किए थे, जिसकी आलोचना कई राजनीतिक दलों ने तो की ही थी। स्वयं कांग्रेस के लोग भी ऐसे आयोजनों को भौंडा प्रदर्शन मान रहे थे। प्रधानमंत्री अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते तो बात समझ में आ सकती है, लेकिन अपने भाषण के दौरान उन्होंने कुछ पार्टियों को अपने आक्रमण का केंद्र बनाया और कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जिनसे देश की जनता में अनावश्यक तनाव और टकराव का रास्ता खुल सकता है। प्रधानमंत्री यदि इस मौके पर इन विवादास्पद मुद्दों को नहीं उछालते तो रैली का उद्देश्य क्या पूरा नहीं होता। उन्होंने राम मंदिर न्यास के गठन की चर्चा करते हुए धर्मगुरुओं के आपसी मतभेद की चर्चा की। कांग्रेस की इस रैली में ये मुद्दे नहीं उठाए जाते तो अधिक उपयुक्त होता, क्योंकि रैली का उद्देश्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने प्रस्तुत करना था। स्वयं प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित करते हुए यह कहा कि
रैली का उद्देश्य उनकी प्रशंसा करना नहीं बल्कि पिछले 3 वर्षों की सरकार की उपलब्धियों को पेश करना था। प्रधानमंत्री के भाषण से यह ध्वनि निकलती है कि पार्टी ने जैसे अपने चुनाव अभियान का श्रीगणेश किया हो। इस वर्ष के अंत और अगले वर्ष के शुरू में कई राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं और उनके परिणाम कांग्रेस के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। भाषण में जिन मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया उससे लगता है कि उनका यह भाषण अपनी सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने की आड़ में चुनाव अभियान की शुरुआत है। पिछले लोकसभा चुनावों में पार्टी बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी, लेकिन पिछले 2 वर्षों में जोड़ तोड़ के सहारे वह लोकसभा में अपना बहुमत बना पाई है। राजनीतिक दृष्टि से यही उनकी बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। अन्यथा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में सरकार की नई नीतियों का आम लोगों के जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका अनुमान अभी लगाना मुश्किल है। सरकारी दावों के बावजूद महंगाई पर कोई रोक नहीं लग पाई है। औद्योगिक उत्पादन में ठहराव आया है। विदेशी पूंजी निवेश की चर्चा के हामी हैं, लेकिन उसके कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आए हैं। कांग्रेस स्वयं यह कहती है कि पार्टी की उदारीकरण की नीतियों के परिणाम सामने आने में समय लगेगा। लोकसभा में अपना बहुमत बनाने के अलावा ऐसी क्या ठोस उपलब्धि थी जिसके लिए बड़े प्रयासों से रैली आयोजित करने की आवश्यकता थी? यदि कुछ विपक्षी पार्टियों की नीतियां की भर्त्सना ही करनी थी या राम मंदिर के मुद्दे को उठाना ही था, तो इसके लिए ऐसा प्रयास क्यों किया गया? इन कामों के लिए तो कांग्रेस के सामने रोज मौके आते ही रहते हैं। असम में बोरो उग्रवादियों की उपलब्धियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। राज्य सरकार इन पर नियंत्रण पाने में विफल हो गई है। इसलिए बोरो प्रभाव के क्षेत्र के 7 जिलों में सेना तैनात की गई है और सेना ने उग्रवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन क्रांति के नाम से कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले दिनों जिले में उग्रवादियों ने 70 आदमियों के मौत के घाट उतार दिया। जिन लोगों को सरकारी सुरक्षा शिविरों में शरण दी गई थी, उन पर भी उग्रवादियों ने हमले किए हैं और सरकार आम लोगों की जान माल की हिफाजत नहीं कर पा रही है। सेना ने हालांकि कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन समस्या का कोई न कोई स्थायी समाधान तो राज्य सरकार को और राज्य की जनता को ही खोजना होगा। असम की समस्या का मूल कारण बांग्लादेश से असम की सीमा में होने वाली अवैध घुसपैठ है। असम और बांग्लादेश की सीमा पर पर्याप्त चौकसी के अभाव में घुसपैठ का सिलसिला निरंतर चलता रहता है। बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों में फैली भारी बेरोजगारी के कारण लोग काम की तलाश में भारतीय क्षेत्र में आते हैं और अस्थायी रूप से बस जाते हैं। राज्य और केंद्र सरकारें ना तो सीमा पर घुसपैठ को रोकने में कामयाब हो पाई हैं और ना ही विदेशियों को असम से बाहर निकाल पाई हैं। टकराव और उग्रवाद को इस वजह से भी बढ़ावा मिल रहा है। यह बहुत स्पष्ट है कि बोरो बाहुल क्षेत्रों में हालात इस हद तक बिगड़ गए हैं कि राज्य सरकार के लिए उन पर काबू पाना कठिन हो गया है। ऐसी दशा में यह बहुत जरूरी था कि केंद्रीय सरकार समय रहते असम में हिंसा को रोकने का प्रयास करती। जातीय दंगे शुरू होते ही उन पर नियंत्रण कर लिया जाता तो शायद हालात इस हद तक खराब न होते जितने अब हो गए हैं। स्वायत्त शासी बोरो परिषद बनाने के बारे में बोरो उग्रवादियों के साथ सरकार का समझौता हो चुका है, लेकिन उस समझौते का कोई असर ही नहीं हुआ है। बोरो कबीले में अनेक गुट बने हुए हैं। इनमें से कुछ समझौतों को स्वीकार करते हैं और कुछ नहीं। ऐसी दशा में जरूरत इस बात की है कि समस्त बोरो गुटों के नेताओं से वार्ता करके समस्या का कोई सर्वसम्मत समाधान निकालने का प्रयास किया जाए। इसके विपरीत असम का प्रशासन ऐसी नीतियां अपना रहा है जिससे विभिन्न गुटों के बीच सामंजस्य के बजाय टकराव के हालात बन रहे हैं। असम सरकार विभिन्न गुटों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। जिन लोगों पर हिंसा, आगजनी और हत्या के आरोप हैं, उन्हें सरकारी संरक्षण मिल रहा है। ऐसी दशा में हिंसा पर अंकुश लगाने के बजाय उसे प्रोत्साहन ही मिल रहा है और हालात निरंतर बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे हालात में राज्य में केंद्रीय सरकार का दखल देना गैर वाजिब नहीं होगा। राज्य शासन में भी जातीय विद्वेष धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और असम की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस से भी इससे मुक्त नहीं है। विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा में असम के मामले पर बहस के दौरान वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने और विधानसभा को भंग करने तक की मांग की थी। इसके पीछे यह मंशा थी कि राज्य सरकार चूंकि हालात पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, इसलिए किसी न किसी रूप में केंद्र को वहां दखल देना चाहिए। 7 बड़े देशों की शिखर बैठक हर वर्ष की भांति कामकाजी और आपसी समझ बढ़ाने वाली रही है। बैठक के बाद जारी बयान यह दर्शाता है कि शिखर बैठक में विश्व की करीब करीब सभी
प्रमुख समस्याओं पर विचार हुआ और सातों देशों ने उन समस्याओं पर एकमत होकर अपनी नीति स्पष्ट की। भले ही आज वैसी समस्याएं नहीं हैं जैसी कि कुछ वर्ष पूर्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेमों में बटे होने के समय थी, जिनमें बड़े औद्योगिक राष्ट्रों के लिए एकमत कार्य नीति का निर्धारण जरूरी था। फिर भी इस परंपरा का निर्वाह करते हुए बिना किसी अपवाद के हर वर्ष बड़ी ताकतों की शिखर बैठक का होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एक कारण इन बैठकों के आर्थिक मुद्दों को प्राथमिकता दिया जाना भी है। इससे इन देशों को अपनी नीतियों के समन्वय और आपसी समझ का दायरा बढ़ाने का अवसर मिलता है। आर्थिक हितों को लेकर समूहबद्ध होने के जो भी अन्य प्रयास हुए हैं, उनमें कोई ऐसा नियमित नहीं हो पाया है। बड़े औद्योगिक राष्ट्रों की शिखर बैठक में आर्थिक मुद्दों को प्राथमिकता दिए जाने के बावजूद कोई उल्लेखनीय सहमति सामने नहीं आ पाई। राजनीतिक मुद्दों पर जहां सहमति का कोई अभाव देखने को नहीं मिल रहा है, आर्थिक मुद्दों पर मतों के टकराव को अति सरलीकृत घोषणाओं के जरिए ढांपा गया। शिखर बैठक में शामिल देशों में से कई मंदी से उबरने का प्रयास कर रहे हैं। बैठक के बाद जारी बयान में मंदी से उबरने और अर्थतंत्रों में गतिशीलता लाने की बात कही गई है, किंतु उसके लिए किए जाने वाले उपायों का कोई उल्लेख नहीं है। अपने हितों की रक्षा करने और अपने संकट को सुलझाने के लिए वजन दूसरों पर डालने की कोशिश की गई है। इस कोशिश का एक प्रमाण डॉलर की विनिमय दर के संकट को सुलझाने में उदासीनता के रूप में देखने को मिला। डॉलर की विनिमय दर में जबरदस्त कमी से अनेक देशों के समक्ष संकट पैदा हो रहा है। फिर भी इस समस्या को सुलझाने पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिका ने तो ऐसी कोई समस्या होने से ही इनकार कर दिया है। विनिमय दर की समस्या के बार बार कई रूपों में सामने आने से यह धारणा बलवती हुई है कि जिस प्रकार व्यापार की शर्तों के नियमन के लिए गैट व्यवस्था है, वैसी ही कोई बहुपक्षीय व्यवस्था मौद्रिक सवालों पर विचार करने के लिए हो। लेकिन जब समस्या के अस्तित्व को ही नकारा गया तो समाधान का जिक्र क्यों और कैसे हो। अलबत्ता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का आकार बढ़ाने का निर्णय किया गया, किंतु उसके प्रबंधक ढांचे को देखते हुए यह कहना कठिन है कि विकासशील देशों की ओर संसाधनों के प्रवाह को बढ़ाने का घोषित लक्ष्य किस हद तक पूरा हो पाएगा। मंदी के दौर से उबरने के एक पक्षीय उपायों के कारण अमेरिका का सबसे ज़्यादा लाभ में रहना लाजमी है। अमेरिका ने विनिमय दर का सहारा लिया है और जर्मनी में ऊंची ब्याज दरों का इस स्थिति से सर्वाधिक दुखी जापान अपनी राजनीतिक अस्थिरता और शिखर बैठक में आए प्रधानमंत्री की अस्वस्थता के चलते असरदार ढंग से अपना पक्ष नहीं रख पाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में पारित एक प्रस्ताव में जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता प्रकट की गई है, वहीं एक अन्य प्रस्ताव में स्वदेशी और विदेशी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए हो रहे सांस्कृतिक आक्रमण पर चिंता प्रकट की है। कार्यकारी मंडल ने अपने प्रस्ताव में भारत सरकार से कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदाय के दूसरे लोगों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि देश के विभाजन के समय उसके बाद भी उनके हितों की रक्षा करने का भारत सरकार वचन दे चुकी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संस्था है और राजनीति से उसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। वह हिंदुओं को संगठित करती है, उनके हितों की रक्षा की ओर समय समय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करती है, लेकिन वर्तमान केंद्रीय सरकार उसकी इस अपेक्षा को पूरा कर पाएगी, इसमें संदेह है। जो सरकार अपने देश में हिंदुओं की रक्षा करने में विफल रही है, वह बांग्लादेश में हिंदुओं को बचा पाएगी, इसमें संदेह है। कश्मीर में पाकिस्तानी आतंककारियों ने बड़ी संख्या में हिंदुओं को खदेड़ दिया। लाखों की संख्या में लोग अपने ही देश में शरणार्थियों जैसा जीवन बिताने को विवश हैं। भारत सरकार अब तक उन्हें अपने घरों को वापस भेजने की व्यवस्था नहीं कर पाई है और ना ही कश्मीर घाटी में आतंकवाद को समाप्त करने में उसे सफलता मिल पाई है। ऐसी दशा में बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा वह कर पाएगी, इसमें संदेह है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के प्रति सरकार पूरी तरह उदासीन है। वह इतना भी नहीं समझ पा रही है कि यदि बड़ी संख्या में वहां से हिंदुओं का पलायन हुआ तो उन्हें भारत में शरण देने की जिम्मेदारी भी भारत सरकार पर ही आने वाली है। बांग्लादेश में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों की घुसपैठ भारत में होती रही है और वे देश के विभिन्न भागों में अवैध रूप से रह रहे हैं।
लाखों की संख्या में ऐसे लोगों ने मतदाता सूचियों में नाम लिखवा लिए हैं और भारत के नागरिक बन गए हैं। उन्हें पहचान कर वापस भेजने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। अब ऐसे हालात बन रहे हैं कि बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थियों को भी भारत सरकार को झेलना पड़ सकता है। प्रस्ताव में चकमा शरणार्थी की वापसी में आ रही बाधाओं का भी जिक्र किया गया है। चकमा शरणार्थियों की त्रिपुरा के शिविरों से वापसी का सिलसिला बांग्लादेश की सरकार से लंबी वार्ता के बाद बड़ी मुश्किल से शुरू हो सका था। इन शरणार्थियों के भरण पोषण पर भारी धनराशि भारत सरकार को खर्च करनी पड़ रही है। करीब 60,000 चकमा शरणार्थी त्रिपुरा के शिविरों में रह रहे हैं। इन्हें वर्षों पहले बांग्लादेश से खदेड़ दिया गया था और इनकी संपत्ति और जमीनें वहां के सेना के अधिकारियों द्वारा प्रभावशाली लोगों को आवंटित कर दी गईं। वार्ता में यह तय हुआ था कि चकमा शरणार्थी सम्मानपूर्वक बांग्लादेश लौट सकें, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, लेकिन इस दिशा में कोई कारगर प्रयास नहीं हुए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए आर्थिक विकास का दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाने का विचार स्वागत योग्य है। इस बारे में संजीदगी से विचार करने की आवश्यकता काफ़ी समय पहले ही महसूस होनी चाहिए थी। यह दावा किया जा सकता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी गतिविधियां पहले से कम हैं और बहुत से क्षेत्र जो पहले उग्रवादियों की हिंसा से त्रस्त थे अब सामान्य स्थिति की ओर बढ़ चले हैं। तथापि समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है और ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है कि सामान्य प्रतीत होने वाले अंचल पुनः अशांति के शिकार हो गए। यह तो माना ही नहीं जा सकता है। असम में समस्या खत्म हो गई है। वहां से आए दिन हत्याओं और अन्य वारदातें की खबरें आती हैं। कुछ जिलों में उल्फा और कुछ अन्य में बोरो उग्रवादी लगातार सक्रिय हैं। अभी कुछ समय पूर्व 9 पुलिस वालों को मारे जाने की खबर आई थी। इन हालात में वहां के अर्थतंत्र को बहुत नुकसान पहुंचा है। वहां कार्यरत कंपनियां अपहरण और फिरौती की मांग की घटनाओं से परेशान हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र से और सुरक्षा बलों को भेजने की मांग की है। इस पृष्ठभूमि में आर्थिक विकास के दीर्घकालीन कार्यक्रम पर विचार किया जाना एक सकारात्मक बात है। इससे यह भी ध्वनित होता है कि उग्रवाद की समस्या को मात्र कानून और व्यवस्था की समस्या मानकर चलना ठीक नहीं है। समस्या के बुनियादी पहलुओं की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। केंद्र ने पूर्वोत्तर राज्यों के पिछड़ेपन को दूर करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए 3 कार्यदल बनाए हैं, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर विकास की कार्यनीति बनाए जाने की संभावना है। इन कार्यदलों का जिम्मा वित्त मंत्री, गृह मंत्री और वाणिज्य मंत्री जैसे वरिष्ठ मंत्रियों को दिया जाना इस मामले में केंद्र सरकार की संजीदगी को दर्शाता है। यह निर्विवाद है कि पूर्वोत्तर राज्यों का विकास अपेक्षित गति से नहीं हुआ है। एक तो उनके दुर्गम और दूसरे छोटे छोटे राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्र में बटे होने ने भी विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। छोटे छोटे राज्यों में बटे होने के कारण राजनीतिक अथवा अन्य प्रकार से संसाधनों के आवंटन के लिए ज़्यादा दबाव वे नहीं डाल पाते हैं। यह एक विडंबना है कि एक ओर उनकी क्षेत्रीय अथवा जनजातियों के समूह के रूप में विशिष्ट पहचान को अक्षुण्ण रखने के लिए छोटे राज्यों की स्थापना को जरूरी समझा गया, लेकिन दूसरी ओर समूचे पूर्वोत्तर को एक ही दृष्टि से देखा जाता है और एक जैसी समस्याओं से ग्रस्त समझा जाता है। जरूरत इस बात की है कि उन राज्यों की अपनी खास समस्याओं को समझा जाए और तदनुरूप कदम उठाए जाए। पूर्वोत्तर राज्यों पर एक नज़र डालने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि वहाँ के लोग उपेक्षित और मुख्य धारा से कटा हुआ क्यों महसूस करते हैं। ज़्यादातर राज्यों में शेष देश से थल संपर्क के लिए एक ही राजमार्ग है, वह भी कई बार प्राकृतिक कारणों या उग्रवादियों की चुनौती के कारण कट जाता है। रेल सुविधाएं बहुत कम हैं, हालांकि गत दशकों के दौरान उनका विस्तार हुआ है, किंतु वह नाकाफी है। संसद का वर्षाकालीन सत्र जो आज आरंभ हो रहा है कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण होगा और उसके हंगामी होने की भी पूरी संभावना है। हालांकि पीवी नरसिंह राव की सरकार ने लोकसभा में इन प्रकार अपना बहुमत बना लिया है, लेकिन राजनीतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचार व देश की नई आर्थिक नीतियों के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों के संबंध में सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। प्रतिभूति घोटाले के मामले में संसदीय जांच समिति के प्रतिवेदन पर जो कुछ कार्यवाही सरकार ने अब तक की है उसकी रिपोर्ट पर संसद में विचार होना निश्चित है और सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ चाहे वह राजनीतिक हो,
या प्रशासनिक सरकार कितनी ईमानदारी से कार्यवाही करती है, इसकी भी परीक्षा होगी। यदि सरकार ने ऐसे गंभीर घोटाले के संबंध में दलीय हितों को ध्यान में रखकर ही फैसला किया, तो फिर प्रधानमंत्री का बार बार दोहराया गया यह वायदा कि वे बहुमत प्राप्त होने के बावजूद आम सहमति के आधार पर शासन संचालन करेंगे खोखला सिद्ध होगा। घोटाले के संबंध में समिति द्वारा दोषी पाए गए राजनेताओं के खिलाफ यदि कार्यवाही करने में सरकार ने संकोच किया तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाने के उसके आश्वासनों की पोल तो खुलेगी ही, लोकतांत्रिक व्यवस्था और संसद की सर्वोच्चता पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। भ्रष्टाचार के मामलों में बहुमत से फैसले लेने की गलत परंपराएं पिछले वर्षों में पड़ी हैं और पूरी व्यवस्था को ही उनका खामियाजा उठाना पड़ा है। इस गलत और दोषपूर्ण परंपरा को किस हद तक सरकार रोक पाएगी, उसी पर प्रधानमंत्री ने आश्वासनों और लोकतंत्र व संसद की सर्वोच्चता के संबंध में उसकी प्रतिबद्धता में लोगों को विश्वास पैदा होगा। वर्षाकालीन सत्र में चीनी घोटाले और उसमें राजनेताओं व प्रशासनिक तंत्र की भूमिका पर भी विचार विमर्श अवश्य होगा। चीनी घोटाले की अहमियत को कम करने की दिशा में सरकार ने इसकी प्रशासनिक जांच के आदेश अवश्य दिए हैं, लेकिन ऐसी जांच तो केवल अनौपचारिक ही मानी जा सकती है। ऐसा लगता है कि सरकार इस घोटाले को जितना गंभीर मुद्दा मानना चाहिए उतना मानने को तैयार नहीं है। खाद्य राज्य मंत्री ने पिछले दिनों जैसे बयान दिए हैं, उनसे लगता है कि सरकार की नीति इस बड़े घोटाले पर लीपापोती करने की है। वास्तव में प्रतिभूति घोटाला और चीनी घोटाला सरकार की नीयत, ईमानदारी और संसदीय व्यवस्था के प्रति उसकी निष्ठा और आस्था के लिए परीक्षा की घड़ी होगा। सरकार इस परीक्षा में कितनी खरी उतरती है, उस पर ही नरसिंह राव सरकार की विश्वसनीयता में लोगों का विश्वास पैदा होगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही विपक्ष राजनीतिक दृष्टि से बिखरा नजर आता है और विपक्ष की बड़ी संख्या के बावजूद वह सरकार पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। यह भी अपने आप में एक विचारणीय बिंदु है। संसद की प्रतिष्ठा और गरिमा में निरंतर ह्रास हुआ है और सरकार केवल संवैधानिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए संसद का सत्र आहूत करती है। यह बात पक्ष विपक्ष और आम लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। संसद के महत्व को कम करने की प्रक्रिया पिछले कई वर्षों से चालू है और आज भी उसमें कोई परिवर्तन आया हो ऐसा नहीं लगता। पश्चिम बंगाल के पंचायत व स्वायत्त शासित संस्थाओं के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को लालकृष्ण आडवाणी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के मार्च की शुरुआत बताया है। पश्चिम बंगाल के इन चुनावों में भाजपा को जितनी भी सफलता मिली है उस पर पार्टी नेतृत्व का प्रसन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन जिन राज्यों में पार्टी मजबूत थी और 6 महीने पूर्व तक सत्ता में थी उनमें संगठनात्मक चुनावों को लेकर जो तीव्र मतभेद और गुटबाजी सामने आई है वह पार्टी नेतृत्व के लिए ज़्यादा चिंता का विषय होना चाहिए। पार्टी संगठन को उन राज्यों में जहां उसका प्रभाव नगण्य था उसमें पार्टी को मजबूत करने के उत्साह में यदि हिंदी भाषी 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल में पार्टी की आंतरिक कलह और गुटबंदी पर अंकुश नहीं लगाया गया तो पार्टी निश्चित रूप से कमजोर होगी। संगठनात्मक चुनावों को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जैसे झगड़े, मतभेद और गुटबंदी सामने आई है वह उस पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं माने जा सकते जो इन 4 राज्यों में ही नहीं केंद्र में भी सत्तारूढ़ होने के स्वप्न देख रही हो। पार्टी के आंतरिक मामलों में मतभेद हों, मूल प्रश्न और नीतियों के संबंध में बहस हो, यह तो पार्टी के लोकतांत्रिक स्वरूप को और अधिक मजबूत करने वाले हो सकते हैं, लेकिन पद लिप्सा के लिए सामान्य अनुशासन का उल्लंघन पार्टी को आंतरिक दृष्टि से कमजोर ही करेगा। सहमति के आधार पर शीर्ष पदों के सर्वसम्मत चुनावों का दिखावा पार्टी को मजबूत करने के बजाय उसे कमजोर करेगा। पार्टी के संगठनात्मक चुनावों में जैसे मतभेद, विवाद और कहीं कहीं तो पार्टी कार्यकर्ताओं में लड़ाई झगड़े लोकतंत्र के संकेत नहीं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में नीतिगत मतभेद नई बात नहीं है और जनता से उन मतभेदों को बहुत लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता। जिन राज्यों में भाजपा दिसंबर के मध्य तक सत्ता में थी वहां भी पद लिप्सा के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति बहुत स्पष्ट थी। किसी भी राजनीतिक पार्टी का यह पहला दायित्व होना चाहिए कि वे पार्टी के सरकार के कामकाज पर निगाह रखें, चुनाव घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए सरकार पर दबाव डालती रहे और अपनी सरकार के कामकाज पर आत्म अवलोकन करती रहे। तभी पार्टी जन आकांक्षाओं के अनुरूप बन सकती है और उसका जनाधार व्यापक हो सकता है। पार्टी नेतृत्व का यह दायित्व है कि वह पार्टी
पार्टी में अनुशासन कायम रखने के साथ साथ गुटबाजी से ऊपर उठे और बुनियादी आदर्शों पर ईमानदारी से अमल करे। देश में राजनीतिक पार्टियों की संख्या काफ़ी है, दो पार्टी व्यवस्था बनने की कोई संभावना नजर नहीं आती। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में जो प्रदर्शन किया था उसे बनाए रखने या अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उसे गंभीर प्रयास करने होंगे। संसद में पार्टी का प्रदर्शन ही सब कुछ नहीं है, उसे अपने आधार को व्यापक बनाना होगा। एक पार्टी की कमजोरियों को उजागर करना दूसरी पार्टी का काम हो सकता है, लेकिन ऐसा करते समय उसे यह भी देखना होगा कि जिन बुराइयों की वह आलोचना करती रही है कहीं वे ही बुराइयां उसमें घर ना कर जाए। स्टॉप। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी तरह की और डिक्टेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें और शॉर्टहैंड की तैयारी कर रहे अपने सभी मित्रों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपकी शॉर्टहैंड स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आप हमारे एडवांस आउटलाइन के साथ डिक्टेशन को परचेज कर सकते हैं।